तो साल 2024 जो कि अब खत्म हो रहा है और उसके साथ साथ शुरुआत हो रही है साल 2025 की, लेकिन एक इवेंटफुल ईयर रहा साल 2024 जिसके अंदर बाज़ारों ने ज़बरदस्त रफ्तार दिखाई, लेकिन बाज़ारों से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त रफ्तार रही मिड कैप की, स्मॉल कैप की, आईपीओ मार्केट की, फंड रेजिंग की। थोड़ा सा इसमें एक आंकड़ा खराब हुआ एफआईएस की बिकवाली का, लेकिन फिर भी बाज़ार ने अपनी रफ्तार को नहीं रोका और रफ्तार लगातार जारी है। इस तेज़ी को अब आगे बाजार कहां तक देख रहा है, या इस तेजी के बाद अगले साल अब बाजार आप कैसा देख रहे हैं, क्या हो रणनीति, कैसे बनाना चाहिए आपको अपना प्लान, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और आज इस पे चर्चा करने के लिए खास हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज़ अजीज़ सर, जो कि डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के हैं। फिरोज़ सर हर बार की तरह अलग अलग समय पर मेरे साथ जुड़ते रहे हैं, सालों से अपनी गाइडेंस हमें देते रहे हैं और बहुत कुछ हमें सिखाते रहे हैं। फिरोज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हर बार की तरह सर वो ठिकाने बदल जाते हैं लेकिन फसाने वही रहते हैं, तो एक बार फिर नए ठिकाने से उसी पुराने फसाने के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। 2025 की शुरुआत होने जा रही है और आप अपनी छुट्टी पर हैं, उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर निफ्टी बैंक, ये मोटा मोटा आउटलुक तो इस पे बातचीत होती ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले तो बाज़ार को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बाज़ार बनाता है पैसा, लगातार चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता ही है। लेकिन अब 2025 के लिए मार्केट को आप कैसे देख रहे हो? क्या जो लोगों ने रफ्तार देखी है कोविड के बाद से, वो रफ्तार ऐसे ही बनी रहने वाली है, या फिर थोड़ा ब्रीदर लेगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर चलेगा, ऐसा कुछ होगा? सुमित जी नमस्कार। हॉलीडे पे आपसे मुलाकात करके आपके शायराना अंदाज से और हॉलीडे बेहतरीन हो जाता है, रंग बिरंगा हो जाता है। सर, शुक्रिया। माना कि हम सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हाँ। बट फिर भी बहुत खुशी होती है आपसे जुड़ के। रहा सवाल, जैसे आपने कहा कि मार्केट का उतार चढ़ाव चलता रहता है, बट ये बात जो है लोगों के जहन में बैठती नहीं। यही प्रॉब्लम है। मार्केट जो उतार चढ़ाव चलता रहता है, आप कहते रहते हैं सुमित सर आप अर्जों से कह रहे हैं, बट सबके जहन में बैठती नहीं। मार्केट 5% गिरते ही लोग आग बबूला हो जाते हैं, ये क्या हो गया, बौखला जाते हैं। सो मार्केट ने, अगर आपने लास्ट 24 साल देखे इस सेंचुरी के, तो हर 10 महीने में 10% की एक बार गिरावट दिखाई है एवरेज। फिर भी 11, मतलब अगर हर 10 महीने में 10% गिरनी है तो आपको चौकन्ना नहीं होना है कि यार ये क्या हो गया। वो एक एनिमल का बर्ताव ही ऐसा है। इक्विटी इसीलिए तो पैसे बनाती है, एफडी से 3 गुना इसीलिए पैसे बनाती है, क्योंकि आपको निश्चित रूप से बता नहीं देती कि आपके पैसे कितने बनेंगे। राइट, सो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3 जो आपने कहा कि इवेंटफुल ईयर रहा, मिड कैप्स ने अच्छा परफॉर्म किया, स्मॉल कैप्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल सही है। उस पर थोड़े आंकड़े अगर मैं दूं तो आप देखें कि निफ्टी ने 8.49% अप्रोक्सीमेटली रिटर्न दी है, बट निफ्टी स्मॉल कैप ने 25.22 दी है। तो ये तो काफी अच्छा डिफरेंस है, 15%, 17% का डिफरेंस है स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में। और इंडिया की सबसे अच्छी खासियत है कि 2500 स्टॉकों में से अप्रोक्सीमेटली जो ट्रेड होते हैं एनएससी पे, उसमें से 500 में ही खत्म हो जाता है मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, और बाकी 2000 तो माइक्रो कैप कहलाते हैं। तो स्मॉल कैप भी इतना स्मॉल नहीं है जितना हम एक्चुअली उस स्मॉल वर्ड को ऑलमोस्ट लार्ज कर दिए हैं। सो दैट्स माय फर्स्ट टेक एंड आई विल स्टॉप हियर सो दैट आई गेट टू हियर यू सुमित सर। तो फिरोज सर, आंकड़ों को बहुत सालों से ट्रैक करता हूँ, हर बार आपसे मिलता हूँ और आप आंकड़ों में चौंका देते हो, कुछ नए आंकड़े ऐसे रखते हो जिन पे मुझे सोचने में लगता है कि हाँ, दोबारा इस पे काम करने की ज़रूरत है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। फिरोज सर, 20% बाजार में मिल जाए तो हर फंड मैनेजर खुश हो जाता है कि साल का 20% मिल गया। यहाँ 25%, 28% मिड कैप स्मॉल कैप देख रहा है, तब भी लोगों को खुशी नहीं है। उनको लगता है कि कहाँ 100% आईपीओ, कहाँ 150% के रिटर्न आने चाहिए थे, 25% क्या ही होता है। तो इस तरह की तेज़ी मिड कैप स्मॉल कैप में बनी हुई है और वो अच्छे रिटर्न दे ही रही है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन संतुष्टि जो है लोगों की वो भी पूरी नहीं हुई है। तो ये पूरी होगी या 2025 में, या अब थोड़ा ब्रेक लगना चाहिए इसमें? सुमित सर आपने कितनी सही बात कही है। जज्बातों में ना लोगों की सेटिस्फैक्शन लेवल्स, जैसे आप पहला ग्लास पानी पीते हैं तो आपकी प्यास बुझती है ना, बिल्कुल उल्टा होता है रिटर्न के मामले में। जितना ज्यादा रिटर्न मिल जाए उतनी ज्यादा लालसा बढ़ जाती है अगले साल रिटर्न बनाने की। ये ऐसा क्यों होता है? ये इंसान का स्वभाव है। ओके, सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, बिल्कुल एक झटका तो मार्केट ने देना चाहिए, एक ब्रीदर देना चाहिए, ताकि एक रियलिटी चेक मिलता जाए। मैं अपने एक एसीपी दोस्त से बात कर रहा था
कि बेंगलोर में 1,500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है साइबर क्राइम में मार्केट के टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से। ये भी बात इसीलिए हुई क्योंकि मेरी बहन के भी 4 लाख का परसों वो नुकसान हो गया। टेलीग्राम ग्रुप में कोई जुड़ गई, उन्होंने पैसे डाल दिए। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज मार्केट में जो अच्छी रिटर्न आती है तो ना सिर्फ लोगों की, इन्वेस्टरों की उम्मीदें बढ़ती हैं, बट क्राइम भी बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट के जो बातें होती हैं कि मार्केट से आप छूट गई हैं तो वो बहुत सारे क्राइम की वल्नरेबिलिटी भी चालू हो जाती है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यस 2015 विल बी अ रियलिटी चेक, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये जो ब्रॉडर मार्केट की रैली है वो मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा 17% की डिफरेंस नहीं दिखा सकती, बट 3-4% की ब्रॉडर मार्केट रैली निफ्टी से ज्यादा 2025 में भी दिखाने की अच्छी खासी उम्मीद है। रहा सवाल, जैसे आपने भी कहा कि एफआईआई ने पुल आउट किया है, मेरे हिसाब से एफआईआई ने अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ रीबैलेंस किया है। एफआईआई के $900 बिलियन हैं इंडियन मार्केट कैप में अंदाजा, उसमें से $10 बिलियन उन्होंने इधर से उधर किया। यही तो हम भी प्रचार करते हैं हमारे इन्वेस्टर को, अगर इक्विटी अच्छा करे तो इक्विटी से बेच के डेट खरीदें। वैसे ही एफआईआई ने, अगर चाइना ने खराब किया, इंडिया ने ज्यादा किया, जाहिर सी बात है वो 1-2% की रीएलोकेशन करेगा, वो रीबैलेंसिंग करेगा। वो हमारे हित से जब हम सोचते हैं, हमें लगता है कि एफआईआई ने इतने पैसे निकाल लिए। भाई अगर जो भी एसेट परफॉर्म करती है उसको तो बेचना पड़ेगा ही ना। रीबैलेंसिंग भी कोई चीज होती है, तो एफआईआई रीबैलेंस करे तो गलत, हमारा इन्वेस्टर रीबैलेंस करे, मैं रीबैलेंस करूं तो सही। ये भी तो दोगलापन हो गया। सो आई पर्सनली थिंक दैट एफआईआईज आर जस्ट रीचिंग। तो एक बात बताओ फिरोज सर, आम तौर पे जब हम कभी बाजार की शुरुआत कर रहे थे तब ये माना जाता था कि एचयूएल जैसे स्टॉक या एफएमसीजी जैसे सेक्टर जो बहुत कंजम्पशन ड्रिवन है, इनके वैल्यूएशन महंगे साइड पर होते थे। 50-60 का मल्टीपल बहुत बड़ा मल्टीपल माना जाता था। आज 150-200 मल्टीपल पे तो आईपीओ लिस्ट होते हैं। इतनी बढ़िया लिस्टिंग, इतना बढ़िया प्रीमियम बाजार दे रहा है, तो कुछ गलत समझ रहे हैं क्या हम? एज अ फंड मैनेजर आप लोग कैसे सोचते हो इस चीज को? देखो, ये जो एक स्ट्रक्चरल इंडिया का प्रॉब्लम है। क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सुमित जी? देखिए, अगर एनएससी 500 की टॉप 500 कंपनीज में लेके 500 कंपनी देखूं, उसमें फ्री फ्लोट जो है ना वो सिर्फ 4,000 करोड़ की है। मतलब आधा $500 मिलियन की मार्केट कैप की फ्री फ्लोट है फॉर अ 500 कंपनी ऑफ इंडिया। इंडिया में 140 करोड़ लोग, कमाने वाले 50 करोड़ लोग, उनकी सेविंग्स को अब्सॉर्ब करने की क्षमता, एक डीपर कैपिटल मार्केट बनने की जरूरत है। अगर जैसे आनंद राठी वेल्थ की बात करूं तो मुझे दुख भी होता है, खुशी भी होती है। हमें लिस्ट हुए सिर्फ 3 साल हुए और हमारी फ्री फ्लोट है $1 बिलियन की अंदर अप्रोक्सीमेट, और हम 350 कंपनी से अच्छे हैं। तो इंडिया में अगर ऐसी पैदा हुई कंपनी अगर 350th रैंक पे आ जाए, खुशी की भी बात है, दुख की भी बात है कि भाई इतना माल, इतने लोगों की सेविंग अब्सॉर्ब करने के लिए वैल्यूएशन बबल के बगैर पेपर की जरूरत है, नए इशुएंसेस की जरूरत है, तो आईपीओ की पेनिट्रेशन आना जरूरी है। जैसे यूएस की मार्केट में फ्री फ्लोट 99% है, यहाँ पे प्रमोटर लोग 50% होल्ड करके रखते हैं तो फ्री फ्लोट नहीं आती। ऐसे कई सारे निफ्टी के स्टॉक हैं जिनकी फ्री फ्लोट 30% ज्यादा नहीं है। सो पॉइंट 1, ये जो वैल्यूएशन का बबल आता रहेगा जब तक कि एक स्ट्रक्चरल आंसर ऑफ ग्रेट पेपर्स, ग्रेट बिजनेसेस गेटिंग लिस्टेड। मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत अच्छे प्रमोटर हैं बट वो अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं करना चाहते। भाई मैं सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग रखूं, मैं किसी और का आंसरिंग क्यों करूं? पर इतनी अच्छी कंपनी जब मार्केट में आएगी तब जाके सब कंपनियों की वैल्यूएशंस इवन आउट होंगी। द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ डिमांड, द प्रॉब्लम इज ऑफ सप्लाई। तो अभी फिरोज सर जो पेपर आ रहा है बाजार में, क्या वो पेपर सही क्वालिटी का आ रहा है? मतलब जो आईपीओज आ रहे हैं क्या वो सही क्वालिटी के आ रहे हैं? पहला पार्ट। और अगर वो सही क्वालिटी के आ रहे हैं तो क्या उनके वैल्यूएशन सही मांगे जा रहे हैं? दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कि क्या जो सही पेपर आ रहे हैं और सही वैल्यूएशन मांगे भी जा रहे हैं, बाजार उनको सही वैल्यूएशन दे रहा है, बहुत ज्यादा ही ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे दे रहा है? नहीं, बिजनेस काफी अच्छे हैं। हाँ, वैल्यूएशंस, अच्छी बात यह है कि जब वो वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और जो लीड मैनेजर्स हैं उन्होंने वैल्यूएशन पे अच्छी खासी टेबल पे छोड़ने की दरकार की है। अच्छी बात यह है कि इंडियन प्रमोटर ये नहीं चाहता कि पहले दिन में मैं अपना पूरा चूज लूं मार्केट से, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो रही है। सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो रही है क्योंकि एक स्पेक्युलेटिव माइंडसेट है। अगर आप कोई भी आईपीओ देखें, पहले दिन की उनकी जो वॉल्यूम होती है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू हुए थे उससे ज्यादा होती है।
मतलब इंसान इतना स्टॉक को रोल कर देता है। यहां हम म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि भाई इन्वेस्टर को 5 साल होल्ड करना है, वो आईपीओ बाजार में 2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहता। Agree. तो ये जो डाइकोटमी है ये कन्वर्ट होनी है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, बिजनेसेस आर गुड, सेवरल बिजनेस आर गुड। सेकंड, वैल्यूएशन भी काफियों की रीजनेबल है, जानते हुए कि सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब होगा, फिर भी प्रमोटर और लीड मैनेजर्स इतना नहीं वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन कम हो जाए। क्योंकि वैल्यूएशन टेबल पे छोड़ी गई है थोड़ा पैसा बनाना, तो 150 लोग आ जाते हैं एक शेयर के लिए, 150 शेयर की डिमांड आ जाती है। अब वो भी पहले दिन में सटोरियों की तरह हम घुमा देते हैं। अब वॉल्यूम्स देखें, पहले दिन 3 दिन में फ्री फ्लोट से दुगनी वॉल्यूम हो जाती है टोटल। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो अगर किसी को आईपीओ मार्केट में घुसना है तो ये जब तक की रेस चलेगी तब तक आप पैसे बनाएंगे। जिस दिन ये रेस खत्म होगी वो पैसा वापस भी जाएगा। मार्केट ने अगर आपको वापस दिया है तो वापस भी लेंगे, अगर आप स्पेक्युलेटिव पोजीशंस आईपीओ में लेते हैं ज्यादातर। तो फिरोज सर, एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, आप लोग क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को शेप अप करने में बड़ा रोल प्ले करते हो थ्रू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी एंड थ्रू वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी। सो इंडिया को आप तो उस समय से बाजार को ट्रैक कर रहे हो जब ये म्यूचुअल फंड सही है भी नहीं शुरू हुआ था, तब शायद लोग जानते भी थे कि इक्विटी सही है कि नहीं है। अब तो इक्विटी तो छोड़ ही दिए, म्यूचुअल फंड भी लोगों को अच्छा लगता है। सो उस जमाने से लेके अब तक एक बड़ा रोबस्ट चेंज आया इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। कहाँ एक समय पे 4 करोड़ डीमैट खाते थे, अब 18 करोड़ डीमैट खाते हैं। इंडिया में 6-6.5% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होने लग गया है। प्रॉपर्टी से एट पार तो चलो हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी एक बड़ा नाम आ चुका है। सो ये जो शेपअप हो रहा है इकोनॉमी का या जो फाइनेंशियल मार्केट का, आप इसमें कितना और बड़ा बफर है या फिर जो साइज़ है वो देख रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए, और दूसरा उसको कैसे और टटोला जाए? क्योंकि अभी तक तो म्यूचुअल फंड मार्केट का भी मुंबई और दिल्ली सबसे बड़ा मार्केट होल्ड करता है। टॉप 10 जो सिटीज़ हैं वही 60% AUM होल्ड करते हैं। सो ये कैसे और आप फैला रहे हो? क्या इसमें देख रहे हो ग्रोथ का चांसेस? सुमित जी, अगर मैं आपको थोड़े आंकड़े दूंगा। आरबीआई ने भी लेटेस्ट सेविंग्स का डेटा दिया है जी। कि कहाँ गई इंडिया की जो हाउस होल्ड की सेविंग है वो गई कहाँ। आप ये सरप्राइज होंगे, इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा गई है ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब जिसका पार्ट टाइम का काम है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस उसका मेन काम है, उसको इन्वेस्टमेंट के पैसे ज्यादा मिले हैं। म्यूचुअल फंड जिसका एक ही काम है इन्वेस्टमेंट। और अगर आप देखते हैं एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, ये सबको जोड़ के इक्विटी की जो लास्ट ईयर की सेविंग की बात कर रहा हूं मैं, अर्जों से बचाए हुए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। लास्ट ईयर की सेविंग्स सबसे कम गई है म्यूचुअल फंड में, और ये आलम है। आप आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट आंकड़ा, ये तो मुझे जरूर से याद है कि दिस वाज वन ऑफ द लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ द 33 लाख करोड़ की जो हाउस होल्ड सेविंग्स रिलीज हुई हैं आरबीआई की साइट पे सिर्फ एक हफ्ते पहले। अब रहा सवाल, जो इतने अर्जों से इंडियन हाउस होल्ड ने कमाया था वो कितना है? 840 लाख करोड़। 840 लाख करोड़ में से सिर्फ 50 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंडिविजुअल्स का और एचयूएफ्स का पैसा है। तो ये होता है 6.7%। जो बचाए हुए पैसे हैं उसमें से 6.7% डले हैं इक्विटी में, और लास्ट ईयर जो बचाए थे उसमें भी 10% ज्यादा नहीं गया है, या 15% गया होगा। आई विल जस्ट रीचेक द नंबर, बट इट्स स्टिल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या ये इन्फ्लक्स ऑफ मनी फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा? मेरे हिसाब से यस रहेगा। अब आपने म्यूचुअल फंड सही है कि जिक्र की थी, 2013 1 जनवरी को सेबी ने एक नियम लाया था कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वही नई इन्वेस्टर को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा खर्चा करेंगे, विच इज 0.02%। तो आप और मैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनके एनएवी में छोटी सी एक डेबिट आती है, ताकि ये म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन चल पाए, राइट। और 5,000 करोड़ करीबन खर्च हो चुका है लास्ट 10 साल में एडवर्टाइजमेंट्स में, प्रचार करने में, इवेंट्स में। इसीलिए आप देखेंगे कि एक साल में एसआईपी का आंकड़ा 18,000 से शुरू होके 25,000 पे पहुंच गया एक साल में। 30 सालों में 17,000 करोड़ की एसआईपी का आंकड़ा पर मंथ, और एक साल में 17 हो गए 25। तो और मार्केट की उतार चढ़ाव को मार्केट ने इग्नोर किया, एसआईपी के इन्वेस्टर ने इग्नोर किया। सो टू आंसर योर पॉइंट क्वेश्चन, मार्केट में पैसा भी आएगा और समझदारी वाला पैसा आएगा। लालसा भरा पैसा कम आ रहा है मार्केट में। आईपीओ मार्केट में जरूर ग्रीड के हिसाब से जा रहे हैं लोग, एफएनओ में जा रहे हैं ग्रीड के हिसाब से। म्यूचुअल फंड में स्टेबल पैसा आने की
कंटिन्यू होने की उम्मीद है सुमित सर। तो फिरोज सर, ये अगर जो एसआईपी का नंबर है, ऑब्वियसली बात है अभी तो सेविंग्स का बड़ा हिस्सा चर्न भी नहीं हुआ, तो अगर ये चर्न होता है तो क्या ये नंबर 2025 में हम मान के चलते हैं 50,000 करोड़ पहुंच जाएगा? देखिए 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऑफ सेविंग्स एसआईपी का और क्या? मंथली का जो नंबर है एसआईपी का, जो हम 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ देख रहे हैं, क्या ये नंबर पहुंचेगा वो नंबर तक? सर 50,000 करोड़ का नंबर मैंने पब्लिक डोमेन में और 3 साल के बाद का डाला है। हाँ। क्योंकि वो बढ़ने में ना एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आती है। एग्री। देखो, अगर लास्ट ईयर 7,000 करोड़ बढ़ा है, तो इस साल 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ बढ़ के 35,000 पे क्लोज हो सकते हैं। अगर हम 2025 की बात करें, 2025 के कैलेंडर ईयर की बात करें, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर 33,000 और 35,000 के बीच में एसआईपी का आंकड़ा आता है तो। और तो 50,000 जाने में मेरे हिसाब से मार्च 27 एक अच्छा टारगेट लेके चल सकती है पूरी इंडस्ट्री, ऑल स्टेक होल्डर्स, फॉर 50,000 करोड़ एसआईपी नंबर पर मंथ, मार्च 27। एक नॉर्मल अगर आप मैथमेटिक्स का प्रयोग करें तो ये प्रोजेक्शन रीजनेबल लगता है मेरे से। तो एक वो मैंने भी इसलिए नो, ये सब हेडलाइंस होते हैं, आप जानते हो, 1 लाख का सेंसेक्स, 50,000 का निफ्टी और 50,000 का एसआईपी, तो ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन जो वो बात सही बोल रहे हैं फिरोज सर कि इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। 10,000 करोड़ अगर बढ़ जाता तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बड़े बेस के साथ आप बढ़ रहे हो, उसको भी आपको समझ कर चलना होगा। एक दो चीज़ें और हैं फिरोज सर, क्योंकि आपने वो बोला ना यूलिप और म्यूचुअल फंड, ये टॉपिक आपने बड़ा अच्छा उठा दिया। अक्सर करके जो नए लोगों से हमारी बातचीत होती है, मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कभी मेरी बातचीत होती है, उनसे पूछता हूँ आपका इन्वेस्टमेंट है, वो बोलते हैं हाँ हमारे पास यूलिप है, हमारे पास ईएलएसएस है, लेकिन वो ये कभी समझ नहीं पाते कि उसका पर्पस क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी 4 से 5% है, सेविंग और मार्केट का पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो विद टाइम क्या प्योर प्ले इंश्योरेंस और बढ़ेगा या ये यूलिप के थ्रू ही बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? और अगर कोई नया निवेशक आज आपको सुन रहा है, उसके लिए कितना लॉजिकल है यूलिप में जाना या ईएलएसएस में जाना इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इंश्योरेंस में जाना? तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में कम है, तो बहुत कम है। हेल्थ इंश्योरेंस का तो और भी कम है, और महंगाई बहुत ज्यादा मात दे रही है मेडिकल एक्सपेंसेस को, तो वो कवर करना तो बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द नीड ऑफ इंश्योरेंस। ये जो एक तीर से दो निशान होते हैं ना, वो मुहावरों में अच्छे लगते हैं। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को दोनों में एक तीर से मैं 2 निशान कर लूंगा, एक बार भी निशान लगने वाला नहीं है। अब ये मैं अपने जहन से नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों से कह रहा हूं। 8,000 पॉलिसियों को ट्रांजैक्शन वाइज हमने एनालाइज किया। 8,000 पॉलिसियां एनालाइज करने में 2014 से लगे हुए हैं कि भाई ये क्या मेरा भ्रम है, या आंकड़े भी यही कहते हैं कि लोगों के पैसे नहीं बने हैं। अगर वो एक तीर से 2 निशान करने जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? हम जैसी वेल्थ मैनेजमेंट आउटलेट के पास आंकड़े बहुत लोगों के आते हैं, दोस्तों के नहीं, बट 11,000 परिवारों के जो एक्शंस हैं उनके सबके आंकड़े हम एनालाइज करके दूसरों को वही गलतियां करने से बचाना हमारा परम कर्तव्य है एज अ वेल्थ मैनेजर। तो हमने 8,000 पॉलिसीज को ट्रांजैक्शन वाइज देखा और उनकी जो आईआरआर आई 3.19% आई। चलो ठीक है भाई, 3.19 आई, सेविंग अकाउंट जितना आ गया, 8 साल 9 साल तक होल्ड किया एवरेज, फिर भी ये आउटपुट आया। म्यूचुअल फंड के मुकाबले और टर्म प्लान की जो कॉम्बिनेशन, अगर वो एक तीर से एक निशान करने निकलते तो जो लोग थे वो इतने अमीर होते कि 3 गुना ज्यादा उनके पास पैसे होते वो इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी से ज्यादा। बट रहा सवाल, मेरा एक बुनियादी डिस्प्यूट है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को क्लब करने का। आप सोच के देखें, अगर आप आज इंश्योरेंस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कार के लिए, अपनी जान के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, आपके घर बैठे क्लिक ऑफ द बटन पे पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो सकता है। अब जब आपको अपना पैसा वापस लेने जाना पड़ता है, 15 दिन लोगों से भीख मांगनी पड़ती है, उनसे इंटरव्यू करना पड़ता है कि मुझे मेरे पैसे वापस क्यों चाहिए। ये आप बताएं, ये कहां का इंसाफ है कि मेरे पैसे आप डेबिट कर लेते हो, क्रेडिट करने के लिए मुझे इंटरव्यू देने के लिए आना पड़ता है। आप ट्राई तो करें एक यूलिप सरेंडर करके। मैंने 1000 यूलिप सरेंडर करने की कोशिश की, मेरे क्लाइंटों के जूते घिस गए ऑफिस से ढूंढते ढूंढते। वो ऑफिस भी इतनी छुपा के रखी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, जो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। एज एन इंडस्ट्री, इफ यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू बी फेयर टू योर क्लाइंट। तो ये सुधरा तो है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्कोप इसमें बाकी है सुधार का। आगे बढ़ते, देखो फिरोज सर,
इवेंटफुल ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं वैसे भी, क्योंकि चलो बेसिक ये इवेंट तो हर साल आते हैं, बजट, अर्निंग्स, ये सब चलेगा ही, लेकिन इलेक्शंस भी हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का बदलाव है यूएस में, और वो बहुत बड़ा बदलाव होगा हमारे लिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए, स्पेशली उन सिनेरियो में जबकि एफआईएस पैसा भी निकाल रहे हैं। सो प्रेसिडेंट का आना, नए चुनाव की चुनावी प्रेसिडेंट का वहाँ पर आना, और अब पॉलिसी के अंदर बदलाव होना, और आप भी ये जानते हो कि पिछले कोविड के बाद से लेकर अब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है, कितनी ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट करती हैं भारतीय बाज़ारों को। सो ये आप कैसा रीड कर रहे हो प्रेसिडेंट का आना, और आने वाले समय में मल्टीपल वॉर्स को हम ऑलरेडी देख रहे हैं, क्रूड अभी स्टेबल है, गोइंग फॉरवर्ड पता नहीं किस तरफ करवट बैठे, तो ये सब चीज़ें कैसे करेंगी काम, आपका क्या व्यू उस पर? सुमित सर, मैं एक फंडामेंटल फर्स्ट बोलूंगा, फिर इसकी स्पेसिफिक बोलूंगा। देखिए, न्यूज की जो शेल्फ लाइफ होती है ना, ऐसी न्यूज जो आज तो बड़ी लगेगी, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंशियल चेंज इज अ वेरी बिग न्यूज। ये जो न्यूज की शेल्फ लाइफ रहती है तब तक रहती है जब तक कि नेक्स्ट न्यूज बड़ी वाली अप्रोक्सीमेटली आ नहीं जाए। सो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ बोली मार्केट की, कि ऐसे कभी कुछ होता है तो मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, बहुत जल्दी सुधर भी जाती है। दैट्स द गुड पार्ट। न्यूज पे जो गिरावट आती है ना, उसकी करेक्शंस भी ठीक होती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। लॉन्ग टर्म मार्केट का इंपैक्ट दो कारणों से ही रह सकता है, कि यार सदियों बीत गए, मार्केट बाउंस बैक नहीं कर रही। वो इसीलिए होगा अगर कंपनी की अर्निंग्स नीचे जा रही हैं और लगातार नीचे जा रही हैं, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में तीन चार स्पीड ब्रेकर जो हैं, या तो फिर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बट हैं जरूर। ऐसे दो कारणों से मार्केट लॉन्ग टर्म साइडवेज जाती है। आप जो भी साल निकाल लें, जब लॉन्ग टर्म साइडवेज गई है मार्केट, उसमें ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। न्यूज की वजह से जल्दी गिरता है, जैसे न्यूज सेटल होती है जल्दी से बाउंस बैक भी होता है। सो नाउ अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी की अर्निंग्स 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हमारा 1165 रुपए का निफ्टी अर्निंग का टारगेट है, मेरे हिसाब से उसकी जो 518 रुपए ऑलरेडी बैग में है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और थोड़ा प्रेशर है। लास्ट दो क्वार्टर पे 6.9% की ग्रोथ निफ्टी की अर्निंग्स की आई है, विच इज अ लिटिल वर्स ऑफ, is why you're seeing markets 10% lower than where they touched on 27 September 2024. तो फिरोज सर, अब वैल्यूएशन की बात उठाई है आपने, तो एक बात मुझे बताओ, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल इनफैक्ट पूछा है कि एक तरफ आपके पास खड़े हैं वो कंपनियां जो कंटिन्यूसली नंबर्स देते रहे हैं और अपने आप को 20 साल से प्रूफ कर रहे हैं, और वो बेचारे 20 के मल्टीपल पे, 18 के मल्टीपल पे, 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। बहुत नाम है, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और दूसरी तरफ वो कंपनियां जिन्होंने अभी अपनी डेब्यू किया है, उनके नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, कुछ के नेट लॉसेज हैं, लेकिन वो सब 100 मल्टीपल पे भी कामकाज कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट वाली कंपनियों को मल्टीपल दे रहा है बाजार 100 का। तो ऐसा क्या है कि एक तरफ भाव को इतनी इज्जत मिल रही है और दूसरी तरफ इज्जत को भी भाव नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए वहां पे? यस, सुमित सर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्या है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल्स को ट्रैक करती है, शॉर्ट टर्म में डिमांड एंड सप्लाई की बहुत अहमियत है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये डिफरेंस क्यों है। आप देखें, एक टेक्नोलॉजी बिजनेस जो 2 साल पहले लिस्ट हुआ था, ओके, जो वैल्यूएशंस ऑब्सीन लेवल्स पे हैं और काफी चर्चा में भी है, अभी 1.5-2 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई, उसमें दैट वाज वन शेयर जहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 35 या 37 करोड़ शेयर्स खरीदे। तो ऐसा भी नहीं है कि एक फंड मैनेजर को लगता है कि भाई यहां बहुत वैल्यू है तो 4 लोग और फॉलो करने लग जाते हैं। इन्वेस्टर सिर्फ हर्ड मेंटालिटी नहीं, फंड मैनेजर की हर्ड मेंटालिटी मैंने चेक करी, आप शॉक हो जाएंगे। एक शेयर जिसको किसी ने नहीं खरीदा था, 2 फंड मैनेजर खरीदते ही 20 ने खरीदा। तो ये कहां से हो गई भाई? सबको दया दृष्टि साथ में आई। ये हर्ड मेंटालिटी जो है, फंड मैनेजर भी इंसान है, वो भी करता है। तो जब ये टेक्नोलॉजी की स्टोरी बेचने वाला एक प्रमोटर बहुत अच्छा होता है, तो एक फंड मैनेजर को कन्विंस कर लेता है, फिर देखा देखी 37 करोड़ शेयर्स खरीदे गए उस कंपनी के, और उसकी वैल्यूएशन जो गोटे खा रही थी सडनली इतनी ऊपर चली गई। अब सबने साथ में डिसाइड किया कि भाई इसकी स्टोरी खत्म हो गई या इतनी वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर वापस ले आएंगे। आप देखें, एफआईआई की इतनी चर्चा हुई है एग्जिट की, ये एक बार भी मैंने मीडिया पे नहीं सुना कि एफआईआई ने एग्जिट किया बहुत बड़ा लास्ट ईयर या 2024 में। बट 168 कंपनियां हैं स्मॉल कैप के 250 में से जिसमें एफआईआई ने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए। एग्री।
ये इस पे एक बार भी चर्चा नहीं हुई। 38 शेयर ऐसे हैं एफआईआई ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 में जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग को डबल किया उन्होंने, ऐसे साल में जहां ओवरऑल बेचा 168 कंपनियां स्मॉल कंपनियां उन्होंने खरीदी, तो उन्होंने इंडिया में ज्यादा कन्विक्शन दिखाया इंडियंस से। माना कि उन्होंने एग्जिट किया होगा ओवरऑल वैल्यू टर्म्स में, बट नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव एडेड द नंबर ऑफ शेयर्स इन सेवरल इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। सो डिमांड एंड सप्लाई की भी पकड़ रखना जरूरी है। फिरोज सर एक बात बताओ, आप लोगों को ट्रबल नहीं होता? इतना सारा पैसा हर महीने आ रहा है, अभी भी पब्लिक और अवेयरनेस बढ़ रही है, प्रॉफिट कमा रही है और वो और बढ़ा बढ़ा के आपको हर महीने दे रही है। आप लोगों को शेयर ढूंढने में या इतनी इक्विटी पाने में तकलीफ नहीं होती? क्योंकि छोटी सी कंपनी, इक्विटी है नहीं, वैल्यू अच्छी है, सबको चाहिए, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हो इस चीज को? तो इसको देखो मैं डायरेक्ट फंड मैनेजमेंट नहीं करता। मैं मेरे पास 632 फंड मैनेजर हैं। हाँ। 632 फंड हैं, 413 एक्टिव फंड हैं, 155 फंड मैनेजर हैं। उनमें से अगर मैं स्मार्ट लोगों को चुनाव कर लूं तो मैं आराम से दुबई में हॉलीडे कर सकता हूं। तो हम उनसे बेहतर तो हो नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम उस काम में नहीं घुसते जहां हम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। सो दैट्स द स्ट्रेटेजी। बट सुमित सर, एक चीज आप जरूर ध्यान दें, यही चीज हर एसेट के साथ हो चुकी है। इंडिया में रियल एस्टेट के साथ नहीं हुआ क्या? रियल एस्टेट आज मुंबई में, यहां जिस अपार्टमेंट में बुर्ज खलीफा के सामने बैठा हूं, उसकी रेंटल यील्ड है 8.5%। और वहां महालक्ष्मी में जिस घर में रहता हूं, मन करता है बेच के उसी घर में किराए पे रह जाऊं, रेंटल यील्ड है 1.8%। राइट? तो रियल एस्टेट की जो प्राइसेस है इंडिया में, वो इसी फिनोमिना की वजह से, क्योंकि सबको ये जो चाह है कि मैं होल्ड करूंगा प्रॉपर्टी, उसके चक्कर में रियल एस्टेट प्राइसेस मैनहट्टन से ज्यादा है। तो ये जो बबल, एसेट बबल है, इक्विटी में ज्यादा दिखता है क्योंकि रोज प्राइस का उतार चढ़ाव दिखता है स्क्रीन पे। आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो फोन उठाना पड़ेगा, स्टॉक बेचने के लिए फोन नहीं उठाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। आज तक इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो बटन दबा के अपनी प्रॉपर्टी बेच सके। तो बटन फोन उठाते ही ब्रोकर बोल देता है, सर बेच रहे हो, पागल हो गए हो, ये घर बेचोगे आप, इतना प्यारा है, वो कन्विंस करके फोन रखवा देता है। सो पॉइंट इज, ऑल एसेट्स इन अ कंट्री लाइक आवर्स विल गो थ्रू एन एसेट बबल अनलेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन टू अब्सॉर्ब the kind of savings we have as a country. तो एक चीज़ और फिरोज सर, मतलब समय भी खत्म ही हो रहा है, तो पहली चीज़ तो आप ये बताओ, ये एफआईएस की जो सेलिंग कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं मार्केट में, ये कहाँ जाके स्टेबल होगी? मतलब स्टेबल तो होगी, वो रीशफलिंग है, एग्री, क्योंकि इसमें कुछ बिकवाली नहीं आ रही कंटिन्यूसली, लेकिन कहीं तो स्टेबल होनी चाहिए। कहीं तो इंडियन इक्विटीज़ रीजनेबल होंगी चाइनीज़ इक्विटी के कंपैरिजन में या बाकी एशियन मार्केट के कंपैरिजन में। तो क्या डाउन द लाइन 2 क्वार्टर के नंबर के बाद अगर नंबर स्टेबल हो गए तो इंडियन में पैसा वापस आना चाहिए क्या एफआईएस का? यस, बेसिकली सुमित सर देखो, एफआईआईज बहुत शार्पली अपनी पोजीशन चेंज करते हैं जी। 2024 एक बहुत स्टैटिक पोजीशन रहा है बिकॉज एक इलेक्शन ईयर भी था और यूएस इलेक्शन ईयर भी था। तो अगर आप दिसंबर के आंकड़े देखते हैं तो आपके पास 20,000 करोड़ इंडियन रुपीस आ चुके हैं एफआईआई से। और एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन एज ऑफ yesterday, which not yesterday, chalo 20 last expiry, yesterday's expiry, which is the last expiry of this year. 2nd January is the next expiry. Last expiry 26th December की expiry में FII की long position in index futures is 18%. First time it has gone more than 80% short, 82% short. तो उनकी short almost खत्म हो चुकी हैं, उनकी लॉन्ग पोजीशंस कैश मार्केट में बिल्ड हो रही हैं। सो दिस माइट वेरी वेल बी अ रिवर्सल पॉइंट, सुमित साहब। एक चीज़ और फिरोज सर जाने से पहले, क्योंकि अब नया साल शुरू होगा, रेजोल्यूशन भी आते ही हैं। हेल्थ के रेजोल्यूशन तो चलो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, 20 साल से अपने आप को उस पर स्टिक करके रखे हुए हो, लेकिन वेल्थ का रेजोल्यूशन अगर आपसे कुछ रखना हो या आप किसी को सलाह देने वाले हो, तो वो वेल्थ रेजोल्यूशन क्या होगा? वेल्थ रेजोल्यूशन मेरा यही होगा, मैं बहुत लोगों से पैसे मिलता हूं जो गोल नहीं होता उनके पास, जितने पैसे बन जाए उतने अच्छे, ऐसे नहीं होता। राइट? अगर आपने गोल नहीं रखा तो सेलिंग विदाउट अ कॉम्पस, शिप लेके निकल लिए जहां मर्जी ले जाए, कॉम्पस तो चाहिए, कहां किस दिशा में जा रहा हूं। फ्लाइट टेक ऑफ कर ली, कहां लैंड करूंगा देखी जाएगी, वेदर के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, जहां मर्जी लैंड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। सो कीप अ गोल। मैं एक बंदे से मिला जिसके ऑलमोस्ट 350-400 करोड़ तो टोटल नेटवर्थ थी। उनको मैं पूछ रहा हूं आपको मार्च 27 की क्या नेटवर्थ में पहुंचना है, वो बोलते पता नहीं। तो मैंने कहा सर बिजनेस के टारगेट्स होते हैं, तो इतने बड़े पैसे के टारगेट तो रखें, मीट होगा नहीं होगा, ऊपर वाले की दया होगी तो होगा, पर टारगेट के बगैर कैसे आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। सो प्लीज एक ही रेजोल्यूशन रखें कि जितना आप गोल पे तवज्जो देंगे उतना डिस्ट्रैक्शन कम होगा और कहीं
लालच में या फिर फियर एंड ग्रीड से आप बच पाएंगे इफ यू हैव अ गोल. दैट शुड बी द रेजोल्यूशन. चलिए, हर साल, हर बार, हर इंटरैक्शन में और हर इंटरव्यू में दशकों से फिरोज सर से हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. हेल्थ से लेके वेल्थ से लेके हैप्पीनेस तक हर चीज़ फिरोज सर से हमने सालों में सीखी है. बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सर, एक बारी फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको हैप्पी हॉलीडेज. एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर टाइम, और आपको, आपके परिवार को, आपकी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आने वाला साल आपके लिए बढ़िया रहे, शुभ रहे, और आपसे जल्दी हम वैसे ही मुलाकात करेंगे ही. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू सुमित साहब. थैंक यू सर, थैंक यू. तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा. नमस्कार.